नमस्कार साथियों, साहित्य विद केपीएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी पशु से मनुष्य। दुर्गा माली डॉक्टर मेहरा के यहाँ नौकर था। 5 रुपये मासिक वेतन पाता था। उसके घर में स्त्री और 2-3 छोटे बच्चे थे। स्त्री पड़ोसियों के लिए गेहूँ पीसा करती थी। 2 बच्चे जो समझदार थे इधर उधर से लकड़ियाँ, गेहूँ, उपले चुन लाते थे, किंतु इतना यत्न करने पर भी वे बहुत तकलीफ़ में रहते थे। दुर्गा डॉक्टर साहब की नज़र बचाकर बगीचे से फूल चुन लेता और बाज़ार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था। कभी कभी फलों पर भी हाथ साफ किया करता था। यही उसकी ऊपरी आमदनी थी। इससे नून तेल आदि का काम चल जाता था। उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने के लिए प्रार्थना की, परंतु डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी समझते थे, जो एक से अनेक को ग्रस्त कर लेती है। वे साफ कह दिया करते थे कि भाई मैं तुम्हें बांधे तो नहीं हूँ, तुम्हारा निर्वाह यहाँ नहीं होता तो कहीं और चले जाओ, मेरे लिए मालियों का अकाल नहीं है। दुर्गा में इतना साहस न था कि वह लगी हुई रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकलता। इससे अधिक वेतन पाने की आशा भी नहीं, इसलिए वह इसी निराशा में पड़ा हुआ जीवन के दिन काटता और अपने भाग्य को रोता था। डॉक्टर महोदय को बागवानी से विशेष प्रेम था। नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे। अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा, महिलाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवा कर लगाए थे। वृक्षों को फलों से लदे हुए देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था। अपने मित्रों के यहाँ गुलदस्ते और साग सब्जी की डालियाँ तोहफे के तौर पर भिजवाया कर रहते थे। उन्हें फलों को आप खाने का शौक न था, पर मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था। प्रत्येक फल के मौसम में मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का प्रधान अंग थी। एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी। मलिहाबादी में सफ़ेदे के फल खूब लगे हुए थे। डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे। ये पहले ही फल थे, इसलिए वे मित्रों से उनके मिठास और स्वाद का बखान सुनना चाहते थे। इस विचार से उन्हें वही आमोद था जो किसी पहलवान को अपने पट्ठों के करतब दिखाने से होता है। इतने बड़े सुंदर और सुकोमल सफ़ेदे स्वयं उनके निगाह से न गुजरे थे। इन फलों के स्वाद का उन्हें इतना विश्वास था कि वे एक फल चख कर उसकी परीक्षा करना आवश्यक न समझते थे, प्रधानतः इसलिए कि एक फल की कमी एक मित्र को रसवादान से वंचित कर देगी। संध्या का समय था, चैत का महीना। मित्रगण आकर बगीचे के हौज के किनारे कुर्सियों पर बैठे थे। बर्फ़ और दूध का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था, पर अभी तक फल न तोड़े गए थे। डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में लगे हुए दिखाना कर उसे तोड़ना चाहते थे, जिसमें किसी को यह संदेह न हो कि फल इनके बाग के नहीं हैं। जब सब सज्जन जमा हो गए तब उन्होंने कहा, आप लोगों को कष्ट होगा, पर जरा चलकर फलों को पेड़ में लटके हुए देखिए। बड़ा ही मनोहर दृश्य है। गुलाब में भी ऐसी लोचन प्रिय लालें न होगी, रंग से स्वाद टपक पड़ता है। मैंने इसकी कलम खास मलिहाबाद से मंगवाई थी और उसका विशेष रीति से पालन किया है। मित्रगण उठे। डॉक्टर साहब आगे आगे चले। रवीशों के दोनों ओर गुलाब की क्यारियाँ थी। उनकी छटा दिखाते हुए वे अंत में सफ़ेदे के पेड़ के सामने आ खड़े हुए। मगर आश्चर्य, वहाँ एक फल भी न था। डॉक्टर साहब ने समझा शायद वह यह पेड़ नहीं है। 2 पग और आगे चले, दूसरा पेड़ मिल गया और आगे बढ़े, तीसरा पेड़ मिला। फिर पीछे लौटे और एक विस्मित दशा में सफ़ेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। इसमें संदेह नहीं कि वृक्ष वही है, पर फल क्या हुए। 20-25 आम थे, एक का भी पता नहीं। मित्रों की ओर अपराधपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, आश्चर्य है, इस पेड़ में एक भी फल नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था, पेड़ फलों से लदा हुआ था। यह देखिए, फलों का डंठल है। यह अवश्य माली की शरारत है। मैं आज उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। उस पाजी ने मुझे कितना धोखा दिया है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ। मैं सत्य कहता हूँ, इस समय मुझे जितना दुख है उसे प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे रंगीले, कोमल, कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी न देखे थे। उनके यूँ लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं। यह कहकर वे निराश्य वेदना से कुर्सी पर बैठ गए। मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा, नौकरों का सब जगह यही हाल है। यह जाति ही पाजी होती है। आप हम लोगों के कष्ट का खेद न करें। यह सफ़ेदे न सही, दूसरे फल सही। एक सज्जन ने कहा, साहब मुझे तो सब आम एक ही से मालूम होते हैं। सफ़ेदे, मोहनभोग, लंगड़े, बम्बई, फजली, दशहरी,
इनमें कोई भेद ही मालूम नहीं होता। न जाने आप लोगों को कैसे उनके स्वाद में फ़र्क मालूम होता है। दूसरे सज्जन ने बोला, यहाँ भी वही हाल है। इस समय जो फल मिले वही मंगवाइए। जो गए उनका अफसोस क्या। डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा, आमों की क्या कमी है, सारा बाग भरा पड़ा है, खूब शौक से खाइए और बांध कर ले जाइए। वे हैं और किस लिए, पर वह रस और स्वाद कहाँ। आपको विश्वास न होगा, उन सफेदों पर ऐसा निखार था कि सेब मालूम होते थे। सेब भी देखने में ही सुंदर होता है, उसमें वह रुचिवर्धक लालित्य, वह सुधा में मधुरता कहाँ। इस माली ने आज वह अनर्थ किया है कि जी चाहता है कि नमक राम को गोली मार दूँ। इस वक्त सामने आ जाए तो अधमुहा कर दूँ। माली बाजार गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने साइज से कुछ आम तोड़वाए। मित्रों ने आम खाए, दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली। लेकिन मिस्टर मेहरा वहाँ हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोते रहे। आकृति से जान पड़ता था मानो साक्षात क्रोध की मूर्तिमान हो गया है। कुछ रात गए दुर्गा बाजार से लौटा। वह चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था। ज्यों ही उसने डॉक्टर साहब को हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए बैठे देखा, उसके होश उड़ गए। समझ गया कि चोरी पकड़ ली गई है। इसी भय से उसने बाजार में खूब देर की थी। उसने समझा था डॉक्टर साहब कहीं सैर करने गए होंगे। मैं चुपके कटहल के नीचे अपनी झोपड़ी में जा बैठूंगा। सवेरे कुछ पूछताछ भी हुई तो मुझे सफाई देने का अवसर मिल जाएगा। कह दूंगा सरकार मेरे झोपड़े की तलाशी ले ले। इस प्रकार मामला दब जाएगा। समय सफल चोर का सबसे बड़ा मित्र है। एक एक क्षण उसे निर्दोष सिद्ध करता रह जाता है, किंतु जब वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब उसे बच निकलने की कोई राह नहीं होती रहती। रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, पर ताज़ा लहू आप ही आप पुकारता है। दुर्गा के पैर थम गए, छाती धड़कने लगी। डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई। अब उल्टे पांव लौटना व्यर्थ था। डॉक्टर साहब उसे दूर से देखते ही उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत करूं। लेकिन वकील थे। विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है। इशारे से निकट बुलाया और पूछा, सफेदे के पेड़ में कई आम लगे हुए थे, एक भी दिखाई नहीं देता, क्या हो गया उनका। दुर्गा ने निर्दोष भाव से उत्तर दिया, हुजूर अभी मैं बाजार गया हूँ, जब तक सब आम लगे हुए थे। इतनी देर में कोई तोड़ ले गया हो तो मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर तुम्हारा किस पर संदेह है। दुर्गा, सरकार अब मैं किसे बताऊं, इतने नौकर चाकर हैं, न जाने किसकी नीयत बिगड़ी हो। डॉक्टर मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है। अगर तोड़ कर रखे हो तो ला कर दे दो, या साफ साफ कह दो कि मैंने तोड़े हैं, नहीं तो मैं तुम्हारी बुरी तरह पेश आऊँगा। चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता, वह अपमान से भी बचना चाहता है। वह दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। जब उसे सज़ा से बचने की कोई आशा नहीं रहती, उस समय भी वह अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। वह अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर समझता है। दुर्गा इस समय अपराध स्वीकार करके सज़ा से बच सकता था, पर उसने कहा, हुजूर मालिक हैं जो चाहे करे, पर मैंने आम नहीं तोड़े। सरकार ये बताए, इतने दिन मुझे आपकी ताबेदारी करते हो गई, मैंने एक पत्ती भी छुई है। डॉक्टर तुम कसम खा सकते हो। दुर्गा, गंगा की कसम जो मैंने अपने आमों को हाथ से छुआ भी हो। डॉक्टर मुझे इस कसम पर विश्वास नहीं है। तुम पहले लोटे में पानी लाओ, उसमें तुलसी की पत्तियाँ डालो, तब कसम खाकर कहो कि अगर मैंने तोड़े हो तो मेरा लड़का मेरे काम न आए, तब मुझे विश्वास आएगा। दुर्गा, हुजूर सांच को आँच क्या, जो कसम कहिए खाऊंगा। जब मैंने काम ही नहीं किया तो मुझ पर कसम क्या पड़ेगी। डॉक्टर अच्छा बातें न बनाओ, जाकर पानी लाओ। डॉक्टर महोदय मानव चरित्र के ज्ञाता थे, सदैव अपराधियों से व्यवहार कर रहता था। यद्यपि दुर्गा जबान से हैकड़ी की बातें कर रहा था, पर उसके हृदय में भय समाया हुआ था। वह अपने झोपड़े में आया, लेकिन लोटे में पानी लेकर जाने की हिम्मत न हुई। उसके हाथ थरथराने लगे। ऐसी घटनाएं याद आ गई जिनमें झूठी गंगा उठाने वाले पर देवी कोप का प्रहार हुआ था। ईश्वर के सर्वज्ञ होने पर ऐसा मर्म ईश्वरीय विश्वास उसे कभी न हुआ था। उसने निश्चय किया, मैं झूठी गंगा न उठाऊंगा, यही न होगा निकाल दिया जाऊंगा। नौकरी फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और नौकरी भी न मिले तो मजदूरी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। कुदाल भी चलाऊंगा तो सांझ तक आज से राटा ठिकाने हो जाएगा। वह धीरे धीरे खाली हाथ डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कड़े स्वर में पूछा, पानी लाया। दुर्गा, हुजूर मैं गंगा नहीं उठाऊंगा। डॉक्टर, तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित है। दुर्गा, अब सरकार जो चाहे समझे। मान लीजिए मैंने ही आम तोड़े तो आपका गुलाम ही तो हूँ, रात दिन तावेदारी करता हूँ।
बाल बच्चे आमों के लिए रोवे तो क्या जाऊँ, अब की जान बख्शी जाए फिर ऐसा कसूर न होगा। डॉक्टर महोदय इतने उदार न थे, उन्होंने बड़ा ही उपकार किया कि दुर्गा को पुलिस वालों के हवाले नहीं किया और हंटर ही लगाए। उसकी इस धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें कुछ नरम कर दिया था, मगर ऐसे दुर्बल हृदय को अपने यहाँ रखना असंभव था। उन्होंने उसी क्षण दुर्गा को जवाब दे दिया और उसकी आधे महीने की बाकी मजदूरी जब्त कर ली। कई मास के पश्चात एक दिन डॉक्टर मेहरा बाबू प्रेम शंकर के बाग की सैर करने गई। वहाँ से कुछ अच्छी कलमें लाना चाहते थे। प्रेम शंकर को भी बागवानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही समानता थी, अन्य सभी विषयों में एक दूसरे से भिन्न थे। प्रेम शंकर बड़े संतोषी सरल सहृदय मनुष्य थे। वे कई साल अमेरिका रह चुके थे। वहाँ उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहाँ आकर इस वृत्ति को अपनी जीविका का आधार बना लिया था। मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे, इसलिए शहर के सभ्य समाज में लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे। इसमें संदेह नहीं है कि उनके सिद्धांतों से लोगों को एक प्रकार की दार्शनिक सहानुभूति थी, पर उनके क्रियात्मक होने के विषय में उन्हें बड़ी शंका थी। संसार कर्म क्षेत्र है, मीमांसा क्षेत्र नहीं। यहाँ सिद्धांत ही रहेंगे, उनका प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंध नहीं है। डॉक्टर साहब बगीचे में पहुँचे तो उन्होंने प्रेम शंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया। कुएं पर एक मनुष्य खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था। मेहरा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया, वह दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जिस नराधम को उन्होंने दंड देकर अपने यहाँ से अलग किया था, उसे नौकरी क्यों मिल गई? यदि दुर्गा इस वक्त फटे हाल रोनी सूरत बनाए दिखाई देता तो डॉक्टर साहब को उस पर दया आ जाती। वे संभवतः उसे कुछ इनाम देते और प्रेम शंकर से उसकी प्रशंसा भी करते। उनकी प्रकृति में दया थी और अपने नौकरों पर उनकी कृपा दृष्टि रहती थी, परंतु उनकी इस कृपा और दया में लेश मात्र भी भेद न था, जो अपने कुत्तों और घोड़ों से थी। इस कृपा का आधार न्याय नहीं, दीन पालन है। दुर्गा ने उन्हें देखा, कुएं पर खड़े खड़े सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया। उसका यह अभिमान डॉक्टर साहब के हृदय में भाले की भांति चुभ गया। उन्हें यह विचार कर अत्यंत क्रोध आया कि मेरे यहाँ से निकलना इसके लिए हितकर हो गया। उन्हें अपनी सहृदयता पर जो घमंड था उसे बड़ा आघात लगा। प्रेम शंकर ज्यों ही उनके हाथ मिलाकर उन्हें क्यारियों की ओर सैर कराने लगे, त्यों ही डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, यह आदमी आपके यहाँ कितने दिनों से है? प्रेम शंकर, यही 6-7 महीने होंगे। डॉक्टर, कुछ नोच खसोट तो नहीं करता? यह मेरे यहाँ माली था, इससे तंग आकर मैंने इसको निकाल दिया था। कभी फूल तोड़कर बेचा था, कभी पौधे उखाड़ ले जाता, फलों का तो कहना ही क्या। वे इसके मारे बचते ही न थे। एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी, मलिहाबादी सफ़ेदे में खूब फल लगे हुए थे। जब सब आकर बैठे और मैं उन्हें फल दिखाने के लिए ले गया तो सारे फल गायब थे। कुछ न पूछिए उस घड़ी कितनी भद्द हुई। मैंने उसी क्षण इन महाशय को दुत्कार बताई। बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर है कि इसको पकड़ना मुश्किल है। कई वकीलों ही जैसा काया आदमी हो तो इसे पकड़ सकता है। ऐसी सफाई और ढिढ़ाई से धुलकता है कि इसका मुंह देखते रह जाइए। आपको तो कभी चरका नहीं दिया? प्रेम शंकर, जी नहीं, कभी नहीं। मुझे इसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। यहाँ तो खूब मेहनत करता है, यहाँ तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता। मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया कि सारा बगीचा इस पर छोड़ रखा है। दिन भर जो आदमी कुछ आमदनी होती है वह शाम को मुझे दे देता है और कभी एक पाई का भी अंतर नहीं पड़ता। डॉक्टर, यही तो इसका कौशल है कि आपको उल्टे छुरे मुंडे और आपको खबर भी नहीं। आप इसे वेतन क्या देते हैं? प्रेम शंकर, यहाँ किसी को वेतन नहीं दिया जाता। सब लोग लाभ में बराबर के साझेदार हैं। महीने भर में आवश्यक व्यय के पश्चात जो कुछ बचता है उसमें से 10 रुपये प्रति सैकड़ा धर्म खाते में डाल दिया जाता है। शेष रुपये समान भागों में बांट दिए जाते हैं। पिछले महीने में 140 रुपये की आमदनी हुई। मुझे मिलाकर यहाँ 7 आदमी हैं। 20 रुपये इससे पड़े। अब की नारंगियाँ खूब हुई हैं, मटर की फलियाँ, गन्ने, गोभी आदि से अच्छी आमदनी हो रही है। 40 रुपये से कम न पड़ेंगे। डॉक्टर मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, इतने में आपका काम चल जाता है? प्रेम शंकर, जी हाँ, बड़ी सुगमता से। मैं इन्हीं आदमियों के से कपड़े पहनता हूँ, इन्हीं का सा खाना खाता हूँ और मुझे कोई दूसरा व्यसन नहीं है। यहाँ 20 रुपये मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती है। ये रुपये संयुक्त आय से अलग कर लिए जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। यह साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त आय से ही ली गई है। जिसे ज़रूरत होती है वह इस पर सवार होता है। मुझे ये सब अधिक कार्यकुशल समझते हैं
और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। बस मैं इनका मुखिया हूँ, जो कुछ सलाह देता हूँ उसे सब मानते हैं। कोई भी यह नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूँ। सबके सब अपने को साझेदार समझते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। जहाँ कोई मालिक होता है और दूसरा उसका नौकर, तो उन दोनों में तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है। मालिक चाहता है कि इससे जितना काम लेते बने लेना चाहिए, नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं। उसमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं होता। दोनों यथार्थ में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस प्रतिद्वंदिता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं। मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कल चिन्हों से ज्ञात होता है कि यह प्रतिद्वंदिता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है। मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम के दृश्य देखे हैं और मुझे घृणा हो गई है। सहकारिता ही हमें इस संकट से मुक्त कर सकती है। यही बातें हो रही थी कि दुर्गा माली एक डाली नारंगिया, गोभी के फूल, अमरूद, मटर की फलियाँ आदि सजा कर लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था, मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई। वह डॉक्टर साहब के समीप एक मोटे मोढ़े पर बैठ गया और बोला, हुजूर को कैसी कलमें चाहिए? आप बाबूजी को एक चिट पर उनके नाम लिख कर दे दिए, मैं कल आपके मकान पहुंचा दूंगा। आपके बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं? डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचा कर कहा, हाँ लड़के अच्छी तरह हैं। तुम यहाँ अच्छी तरह हो? दुर्गा, जी हाँ, आपकी दया से बहुत आराम से हूँ। डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेम शंकर उन्हें विदा करने के साथ साथ फाटक तक आए। डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेम शंकर से बोले, मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हूँ, पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया। यह आपके सत्संग का फल है, लेकिन क्षमा कीजिए, मैं फिर भी कहूँगा कि आप इससे होशियार रहिएगा। यूजेनिक्स सुप्रजनन शास्त्र अभी तक किसी ऐसे प्रयोग का आविष्कार नहीं कर सका जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे। इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।